फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है, गुड्स को मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कहाँ पे शिपिंग लाइन और कहाँ पे एयरलाइन इसका वर्किंग रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में समझेंगे। तो फर्स्ट हमें ये जान लेना चाहिए कि आप जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका सबसे पहले आपके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए कि आप किस कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ से कोई ऑर्डर आना चाहिए और उसके टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एक्सपोर्ट की जो बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप है, आपको पास आईसी नंबर होना चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर नहीं है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे ये मिलता है। आप DGFT में जाकर मैन्युअली भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दे सकते हैं। तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटोज़, और ऑनलाइन अप्लाई करके आप आईसी ले सकते हैं, आईसी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली स्टेप तो यही है कि आपके पास आईसी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्लाइड बनाई है, स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर से आपको बनाना है कम परफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें आपके और बायर के बीच में रेट एग्रीमेंट होंगे, गुड्स मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब परफॉर्मा इनवॉइस बनाएं तो बड़े ध्यान से बनाएं। पहली चीज़ इसमें पेमेंट टर्म होगी कि आप पेमेंट कैसे लोगे उससे, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट एडवांस में आ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कि आपके गुड्स मूवमेंट से पहले ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आपने गुड्स डिस्पैच किए उससे पहले पेमेंट मिल जाएगी एज एडवांस। अगर आपके पेमेंट टर्म में डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो DAP उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। उस केस में क्या होगा कि आप जब प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही बैंक में सबमिट करोगे, बैंक आपको पेमेंट कर देगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व होती है इंटरनेशनल पेमेंट में। इसके साथ साथ आपको AD कोड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो AD कोड में क्या होगा कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितनी भी होगी, इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा RBI के थ्रू। इसलिए इसको रखना ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे कि पैसा किस चीज़ के अगेंस्ट आपके पास आया और किस अगेंस्ट के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया, ठीक है। तो AD कोड के थ्रू वो पूरा मोनीटर किया जाता है। अब हम समझते हैं कि पेमेंट टर्म्स में हम बात कर रहे थे पेमेंट टर्म की, कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो आपको पेमेंट मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करते ही। अगर डॉक्यूमेंट आपकी पेमेंट टर्म है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एक्सेप्टेंस आपने बायर से किया है उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगी। डॉक्यूमेंट आप कभी भी सबमिट करो, लेकिन जो डेट आपने मेंशन की है कि फॉर एग्जांपल 15 डेज फ्रॉम द बिल ऑफ लेडिंग, मीन्स 15 डेज जो बिल ऑफ लेडिंग आपका जनरेट हुआ उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको पेमेंट आ जाएगी। कभी कभी होता है कि 15 डेज़ फ्रॉम द डिस्पैच, तो डिस्पैच के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगी। कभी आपने देखा होगा कि 180 डेज़ तो काफ़ी हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा का कोई ले नहीं सकता, क्योंकि 180 डेज़ से ज़्यादा के दिनों में अगर आपकी पेमेंट आ रही तो आपके पास RBI से नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी पेमेंट क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पेमेंट टर्म आपकी क्या है। दूसरी चीज़ होगी इनको टर्म। इनको टर्म में आपका, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी शिपमेंट का जो वन नेशन टू अनदर जा रही है, तो उसमें कहाँ तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी शिपमेंट, आपकी पेमेंट इनको टर्म है FOB, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को पोर्ट ऑफ लोडिंग तक लाने की ओरिजिन कंट्री में, जिसमें आपके सारे चार्जेस आपको इनवॉइस में मेंशन करके अपने बायर से लेने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, जैसे FOB आपने, आपकी पेमेंट टर्म आपने डिसाइड करी FOB, तो आपको जो चार्जेस होंगे पैकिंग के, ठीक है, गुड्स की कॉस्ट होगी, प्लस आपके होंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस,
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होंगे आईसीडी तक के, और फिर आपके इनलैंड हॉलेज चार्जेस होंगे कि गुड्स आपके मूव किए फ्रॉम आईसीडी टू पोर्ट ऑफ लोडिंग। तो ये आपका एफओबी टर्म हो गया। तो आपको ये सारे चार्जेस अपने इन्वॉइस में मेंशन करके अपने कंसाइनी को देने हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं, अभी हम परफॉर्मा इन्वॉइस पे बात चली, तो आपको परफॉर्मा इन्वॉइस ऐसी इसी हिसाब से आपको बनाना कि ये चार्जेस में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये इनको टर्म भी ऐसे ही आपको डिसीजन लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको टर्म्स को आपको फॉलो करना है। अगर इनको टर्म फॉलो नहीं करोगे तो आपको अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको कोई मदद नहीं होगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, इनको टर्म के और पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपके रेट एग्रीमेंट हो गए, आपकी पेमेंट टर्म डिसाइड हो गई, आपके गुड्स का इनको टर्म डिवाइड हो गया। अब आएगी बात आपकी ट्रेडिंग करना। अब आपके पास जो गुड्स है, या तो आप ट्रेडिंग करोगे या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो तो आपको अपनी प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इतने गुड्स को रेडी कर दीजिए, हमारे पास एक ऑर्डर आया है। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग करके गुड्स को प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आएगी पॉइंट नंबर 3, पैकिंग। तो पैकिंग में क्या होगा, आप अपने गुड्स को मूव कर रहे हो, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो, तो उनकी पैकिंग जो होगी वो एक इंटरनेशनल तरीके से होगी। ऐसे नहीं कि आप किसी बॉक्स में पैक करके भेज दिया कि रास्ते में गुड्स आपके डैमेज हो गए, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर तरीके से गुड्स को पैक करवाना होगा। इसमें आपके कई सारे पैकिंग एंड मूवर्स की कंपनीज होती है, उनसे हेल्प लेनी होगी, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप है 4, जिसमें अपॉइंट CH है, ठीक है। अब आप एक एक्सपोर्टर हो तो आप अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे, उनको डिस्पैच करवाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो पोर्ट की जो वर्किंग प्रोसीजर होगा वो करेगा आपका CH, जिसमें इन्वॉल्व होगा आपका डॉक्यूमेंटेशंस। फर्स्ट, आप किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसमें आपकी CH ही मदद करेगा कि वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना के भेजने हैं। हर कंट्री का अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वहाँ की ड्यूटी और फ्री ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फ्री ट्रेड एरिया सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंट्री वाइज आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका CH आपकी मदद करेगा। और इसके अलावा CH आपके गुड्स की कस्टम क्लियरेंस भी करवाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 पे प्री शिपमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और फ्री ट्रेड है। हाँ, जैसे कि हम इस पहले वाले स्टेप में थे कि CH ये डॉक्यूमेंट्स आपके बनवाएगा। तो एज एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपेयर करने हैं, वो आपको बताते हैं। अनेक्चर C जो कि कस्टम का फॉर्मेट होता है, उसमें डिटेल आपको फिल करनी है कि कौन इंपोर्टर है, कौन एक्सपोर्टर है, IC नंबर क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अनेक्चर C में सब फिल करनी है। इसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये करने प्रिपेयर। और उसके बाद आपका आएगा, अगर आपकी शिपमेंट्स आपकी शिपमेंट उसमें आ रही है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शंस के अंडर आ रही है, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, प्लस एक टैक्स इनवॉइस लगानी पड़ेगी, जिसमें आपके गुड्स की इंडियन टैक्स कितना बनता है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उन गुड्स की, जैसे कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, नहीं ड्यूटी लगती है, तो आपको अपने CH के थ्रू LUT सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो आपको मिलेगा सेंट्रल एक्साइज से, जिसमें आपका CH आपको प्रोवाइड करेगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट उनको देने हैं, और वो 1 साल के लिए आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल जाएगा, जिससे आप 1 ईयर तक विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप जाते हैं, इसके अलावा और भी जो प्रोसीजर है, आपके गुड्स को डिस्पैच करने के बाद अपने प्री शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, वो आप अपने गुड्स स्टफिंग गुड डिस्पैचिंग के टाइम पे आप ड्राइवर को हैंड ओवर कर देंगे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और है जो कि है चेक लिस्ट विद शिपिंग बिल नंबर, ये भी उसमें लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो गए प्री शिपमेंट्स के, एनेक्चर C, चेक लिस्ट विद शिपिंग बिल नंबर, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, GST इनवॉइस, और जो लोकल फैक्ट्री क्लियरेंस के लिए जहाँ पे फैक्ट्री से गेट गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो वहाँ पे मटेरियल गेट पास होगा या डिस्पैच एडवाइस होगी,
ये डॉक्यूमेंट्स के आप प्रिपेयर करके ड्राइवर को हैंड ओवर कर दोगे और ड्राइवर आपका गुड्स की क्लियरेंस कराएगा फैक्ट्री से। फिर ये गुड्स आपकी फैक्ट्री से निकलने के बाद कस्टम में जाएंगे, वहाँ पे CHA इनकी क्लियरेंस करवाएगा। अब है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको अपने गुड्स का करवाना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ हो गया तो उसकी पेमेंट आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में गुड्स आपके मूवमेंट हो जाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है शिपिंग लाइन को और CHA को, क्योंकि आपका सिर्फ काम है एज ए एक्सपोर्टर आपकी फैक्ट्री से आपको गुड्स डिस्पैच करना है, क्योंकि आप पे कर रहे हो शिपिंग लाइन को और CHA को, तो वो आपका सारा का हेल्प करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियरेंस कैसे करवाना है, गुड्स को शिपमेंट सेल होनी है, ये सारी चीज़ आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको अपने फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच करवाने हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शिपिंग लाइन और CHA की हो जाएगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो आपने गुड्स को डिस्पैच कर दिया उसके पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जिससे गुड्स आपकी फैक्ट्री से डिस्पैच होते हैं, कस्टम क्लियरेंस के बाद ये गुड्स आपके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचते हैं, और जब शिपमेंट सेल होती है तो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है शिपिंग लाइन के द्वारा। तो इन केस ऑफ SOB शिप ऑन बोर्ड, उसमें क्या होता है कि ऐसा बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा जो कि आपके गुड्स जब शिपमेंट आपकी शिप के ऊपर चढ़ जाएंगे और शिपमेंट वहाँ से मूव कर जाएगी, मतलब शिपमेंट सेल होने के बाद ही आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। ठीक है, एक केस होता है कि RFS रिसीव फॉर शिपमेंट। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि आपके जो शिपमेंट है वो पास ही कंट्री बिल्कुल पास में है, तो आपको पहले से बिल ऑफ लेडिंग मिल सकती है उस केस में, क्योंकि जैसे आपको गुड्स पहुँचाने श्रीलंका में क्या होगा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कम है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी भेजने वहाँ पे अपने कंसाइनी को डिलीवरी लेने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको बिल ऑफ लेडिंग शिपमेंट सेल होने के बाद मिलेगा तो हो सकता है उनकी पेपर प्रिपेयर करके 1-2 दिन लग जाए और भेजने में आपको टाइम लग जाए और शिपमेंट आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो इसलिए उस केस में हम लेंगे RFS बिल ऑफ लेडिंग। तो RFS बिल ऑफ लेडिंग में क्या होगा कि बिल ऑफ लेडिंग आपको पहले से मिल जाता है, शिपमेंट सेल होने से पहले ही। ठीक है, तो इस प्रकार हम पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बना के ये भेजेंगे हम अपने कंसाइनी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज़ पर टर्म कंडीशंस आपने जो डिसाइड की थी जब आपने अपना परफॉर्मा बनाया था, और जो भी एग्रीमेंट्स आपके अपने बायर से हुए थे, तो उन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, आप डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो आपको जब ये पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो मिलेंगे आपको बिल ऑफ लेडिंग, मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है पोस्ट शिपमेंट में। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पहला डॉक्यूमेंट होता है एक चेकलिस्ट लगेगी जिसमें मेंशन करना होगा आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। तो इन कमर्शियल नॉइस पैकिंग लिस्ट। ठीक है, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसमें भी बता देता हूँ कि कमर्शियल नॉइस पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस और बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग बिल, ये सेट बन के आपको पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। इसके 2 सेट बनते हैं, एक फॉरेन बैंक का और एक इंडियन बैंक का। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जब सबमिट कर देते हो तो आपको पेमेंट मिल जाती है। तो पेमेंट कैसे मिलेगी, जैसे आपकी टर्म एंड कंडीशन है शिपमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या इनको टर्म्स होती है, क्या क्या पेमेंट टर्म्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ आपकी थी पेमेंट लेना। तो यहाँ पे आपकी सारी शिपमेंट के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म हो गई। अब आपको क्या है कि पेमेंट आपकी आ चुकी है। तो फाइनली एम यही रहता है कि आप जब गुड्स एक्सपोर्ट करें उसकी पेमेंट आपके पास आ जाए। पेमेंट आ जाती है तो फिर उसका यहाँ से आपकी स्टेप्स ख़त्म हो जाती है एक्सपोर्ट की। इसके बाद आपके इंसेंटिव क्लेम होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी कंट्री में आते हैं फ़ॉरेन करेंसी आती है, तो इससे हमारे कंट्री को बहुत ही हेल्प मिलती है फ़ॉरेन रिज़र्व में। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम प्रोवाइड करती है कि आप एक्सपोर्ट करिए और फ़ॉरेन करेंसी लाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो अपने कंट्री के लिए भी हमें एक अच्छा एक्सपोर्टर बनना चाहिए, जिससे हम अपने कंट्री के लिए फ़ॉरेन करेंसी लाएँ और हमारे देश के विकास में हम मदद करें। ठीक है, तो इंसेंटिव कैसे मिलेंगे वो हम समझ लेते हैं। इंसेंटिव मिलेंगे MEI स्कीम की तरह,
जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हो तो एज़ पर कंट्री एंड एज़ पर HS कोड गुड्स ऑफ नेचर डिसाइड होता है HS कोड से वर्ल्ड इंटायर वर्ल्ड लेवल पर। तो उससे गुड्स का नेचर पता पड़ता है और उस नेचर गुड्स के नेचर की बिहाफ पे आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी इंसेंटिव, ठीक है। और कभी कभी डिपेंड करता है कंट्री वाइज कि आप कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप अगर यहाँ से इंडिया से नेपाल एक्सपोर्ट करोगे तो अगर आपकी पेमेंट फॉरेन करेंसी आएगी INR में तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जब कोई USD और यूरो, ठीक है, या अदर कोई करेंसी लाते हो जापानीज़ करेंसी, तभी आपको मिलते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। तो अब जब आप अगर नेपाल में एक्सपोर्ट करो और करेंसी आपकी INR में तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस पर कंट्री वाइज ये इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। वो उसका भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे हम, बट हम ये समझा देते हैं इस सेशन में कि क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव मिलेंगे आपको, एक तो MEI स्कीम मिलेगी, उसके अलावा मिलेगा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक। जो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदा था उस पर जो ड्यूटी आपने पे की थी वो ड्यूटी आपको रिटर्न्स कर देगी विदिन 1 मंथ फ्रॉम द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, सॉरी विदिन 7 डेज फ्रॉम द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। जब आपका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, शिपमेंट का क्लियरेंस हो जाता है, उसके आपके 7 दिन के अंदर ये आपको मिल जाएंगे इंसेंटिव, सॉरी ड्रॉबैक। उसके अलावा आपको मिलेगा GST ड्यूटी फ्री, जैसे कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर कोई ड्यूटी चार्ज लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के हैं, और भी इंसेंटिव होते हैं कई सारे, वो गुड्स की क्वालिटी डिपेंड करते हैं, तो उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। एक एज एक्सपोर्टर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है, वो इस सेशन के थ्रू हमने समझा। और भी हम इससे वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें आपको और भी बेटर तरीके से समझाया जाए कि ये एक्चुअल में वर्क प्रोसीजर होता कैसे, थ्योरी के हिसाब से नहीं बल्कि जब प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है वो भी आपको समझाएंगे न्यू सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।